Hello friends, so good morning. I'm back with another video. It's another day, another video in the topics और ये टॉपिक्स हमारे पॉलिटी के ही हैं। तो अभी मैं आपको दिख भी रहा होगा स्क्रीन पे, मैं जिन टॉपिक्स को इस वीडियो में कवर करूँगी, एक तो इलेक्शंस है, दूसरा फेडरलिज्म है और तीसरा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है। ये 3 वीडियो आज मैं डिस्कस करूँगी। बाकी जो नेक्स्ट पॉलिटी का बच रहा है उसको नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस कर दूँगी। पहली चीज़ तो है। दूसरी चीज़ तो एक कुछ और मुझे बताना था, अभी याद आएगा तो मैं आगे बताऊंगी, ठीक है। तो ये 3 मैं इस वीडियो में कवर करूंगी। बाकी जो टॉपिक्स बचे हैं लाइक डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, डेमोक्रेसी इन इंडिया एंड अक्रॉस वर्ल्ड, और एक कुछ और रह रहा है, तो वो 3 मैं कवर करूँगी। हाँ, पॉपुलर मूवमेंट्स, वो 3 टॉपिक्स नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूँगी। और मेन पर्पज़ तो ये है कि मैं सिर्फ कंटेंट आप तक पहुंचा पाऊँ, क्योंकि मैं टाइम नहीं लूँगी ज़्यादा, कम टाइम में, मतलब ज़्यादा मतलब मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट निकल जाए, वो मेरा प्राइमरी एम है। तो इस वजह से मैं अब नेक्स्ट तुरंत अपने कंटेंट पे चलती हूँ, टॉपिक्स को डिस्कस करती हूँ। और हो सके तो आप इन टॉपिक्स के खुद से मतलब थोड़े से नोट्स प्रिपेयर कर लेना अपने आप से लेकर, कुछ और भी थोड़ा बहुत वैल्यूडेशन, जो भी एग्जांपल्स आपको पता होगा, पढ़ा होगा आपने एनसीईआरटी से कहीं से भी, वो कर लेना। और मेरी जो नोट्स है ना, ये स्पेसिफिकली सिर्फ एनसीईआरटी के नहीं है, रिसोर्स मैं आपको बता दे रही हूँ। इसमें कभी आपको डाउट हो किसी चीज़ में तो रिसोर्सेज मेरे जो हैं वो है, एक तो एनसीईआरटी ही है, सॉरी पता नहीं पेन गिर के ख़राब, एक है हमारा, सॉरी एनसीईआरटी है एक, प्लस गूगल। हर टॉपिक्स में मैंने ऐसे ही करा है। मेरे जो यूपीएससी के नोट्स हैं, पीडीएफ नोट्स, उनसे मैंने कंपाइल करा थोड़े थोड़े, और थोड़ा बहुत चैट जीपीटी से। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने इसमें किया हुआ है रिसोर्सेज में। तो अब मैं नेक्स्ट चलती हूँ टॉपिक्स पे। पिछले लेक्चर में मैंने एक तो पावर शेयरिंग और दूसरा कवर करा है पॉलिटिकल पार्टीज़। तो अब नेक्स्ट में मैं करूँगी इलेक्शंस। तो सबसे पहले तो इलेक्शंस टॉपिक आते ही दिमाग में, इलेक्शंस हमारा मतलब क्या बोलते हैं, एक प्राइम सोर्स है हमारी डेमोक्रेसी का, फाउंडेशन है, ये हमारा बेस है डेमोक्रेसी का, जिससे स्टेबिलिटी मेजर, तो हम अगर कहें तो हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम में, पॉलिटिकल सिस्टम में स्टेबिलिटी लाने का एक बहुत प्राइम सिस्टम है इलेक्शंस। तो अब इसका एक मैंने डेफिनेशन लिखा हुआ, रेडीमेड डेफिनेशन है मेरे पास, क्वेश्चन अगर आता है तो इस ऐसी के इर्द गिर्द कुछ ऐसा है कि ये फाउंडेशन है, आर इलेक्शंस आर फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी थ्रू विच पीपल चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स बाय वोटिंग। 2 लाइन में डेफिनेशन हो गया। देन हमें नीड क्यों पड़ती है इलेक्शंस की? हमें नीड है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ करने के लिए, गवर्नमेंट को पीसफुली चेंज करने के लिए, लाइक चेक्स एंड बैलेंस एग्जर्ट करता है कि हमारी जो रूलिंग गवर्नमेंट है, अगर वो एट पार नहीं है लोगों की एक्सपेक्टेशंस को पब्लिक वेलफेयर करने के लिए, और जिन्होंने चूज़ करा है अगर उसके साथ वो जस्टिस नहीं कर रही है, तो नेक्स्ट चांस मिलता है कि वो गवर्नमेंट को इलेक्शन के थ्रू चेंज कर दे, बिना प्रोटेस्ट के, बिना स्ट्राइक के, बिना किसी लाइक अनलॉफुल मीन्स के। हमारे जो रूलर्स होते हैं उनको उनकी अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करता है। लोगों के पास चॉइस होती है अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करने के लिए, क्योंकि मल्टी पार्टी सिस्टम है, मल्टीपल कैंडिडेट्स होते हैं, मल्टीपल पार्टीज़ हैं, तो किसकी आइडियोलॉजी कितनी अलाइन कर रही है पब्लिक वेलफेयर को, एक रैशनल डिसीजन जो है लोग बना सकते हैं। तो ये लोगों को चॉइस देता है और पीपल्स पार्टिसिपेशन को इंश्योर करता है। ये 2-3 चीज़ हो गई। अब इलेक्शन सिस्टम हमारा डेमोक्रेटिक है क्यों? डेमोक्रेसी के कुछ फीचर्स होते हैं जो आगे हम देखेंगे। तो हमारा इलेक्शन सिस्टम क्यों डेमोक्रेटिक है? एक तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है कि 18 ईयर्स एवं जो भी हैं सब वोट कर सकते हैं, इरेस्पेक्टिव ऑफ सेक्स, कास्ट, जेंडर, एनीथिंग। तो 18 ईयर आपको बस एक थ्रेशोल्ड है, 18 ईयर्स आपने कंप्लीट कर लिया तो आप वोटिंग कर सकते हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है, आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपॉइंट किया जाता है, जो कि हमारे इलेक्शंस को फ्रीली और फेयरली मतलब कंडक्ट कराते हैं। कैंडिडेट की चॉइस होती है,
और चौथा हर 5 साल पे एक बार इलेक्शन होता है, तो आपके पास ऑप्शन होता है आप अपनी गवर्नमेंट को चेंज भी कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है इलेक्टोरल प्रोसेस है क्या। सबसे पहले तो कंस्टिट्यूंसीज का डिलिमिटेशन होता है फेयर रिप्रेजेंटेशन देने के लिए, और डिलिमिटेशन जो है वो मैं शॉर्ट में बताऊँ तो ये पॉपुलेशन के बेसिस पर एरिया डिफाइंड होते हैं, जिसमें एक कैंडिडेट जिस कंस्टिट्यूंसी का एक कैंडिडेट होता है जिसे हम चूज़ करते हैं अपनी कंस्टिट्यूंसी के अंदर, ठीक है। इलेक्टोरल रोल्स प्रिपेयर होता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है रोपा 1950 के अंदर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 में के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक इलेक्टोरल रोल तैयार करता है। देन कैंडिडेट्स का नॉमिनेशन होता है, ठीक है। इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडी होती है जो ये काम करती है, मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स, इलेक्शन कमिश्नर्स वगैरह जो होते हैं ये कैंडिडेट की रजिस्ट्रेशन और स्क्रूटनी करते हैं उनकी। देन पोलिंग होता है जो कि पोलिंग बूथ पर सीक्रेट बैलेट के थ्रू इंश्योर फ्री एक्सप्रेशन ऑफ वोटर्स विल, सीक्रेट बैलेट के थ्रू वोटिंग होता है। देन काउंटिंग ऑफ वोट्स एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, ये होता है प्रोसेस में क्या होता है, आप थोड़ा सा ऐसे माइंड मैप प्रिपेयर करोगे, डिलिमिटेशन कंस्टिट्यूंसीज को मार्क करेंगे, देन इलेक्टोरल रोल तैयार होगा, उसमें कितने लोग हैं जो इलेक्टोरल रोल में आएंगे, देन कैंडिडेट का नॉमिनेशन होगा, फिर वोट पर डलेगा, उसके बाद वोट की काउंटिंग होगी और रिजल्ट डिक्लेयर होगा। हमारे यहाँ जो सिस्टम चलता है वो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम चलता है, कि जो मेजॉरिटी वोट जिसे मिलता है, मेजॉरिटी वोट इन द सेंस कि जितने लोग हैं, लाइक कैंडिडेट 1, देन कैंडिडेट 2, कैंडिडेट 3, कैंडिडेट 4, और टोटल मान लो 200 वोट्स हैं, ठीक है। अब कैंडिडेट 2 को सपोज मिल गए 70 वोट्स, ठीक है। अब बाकी बचे कितने, 130 वोट्स में इन तीनों में डिवाइड हो गया, तो मैक्सिमम वोट तो कैंडिडेट 2 को मिल गया, तो ये विनर डिक्लेयर हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में। एडवांटेज इसके क्या होता है, मैंने 3 एडवांटेज लिखे हैं, इसको आप एक्सप्लेन करके लिख लेना। स्ट्रॉन्ग और स्टेबल गवर्नमेंट के लिए, सिंप्लिसिटी, इलेक्शन प्रोसेस में सिंप्लिसिटी मेंटेन करना, और क्लियर अकाउंटेबिलिटी होती है। लिमिटेशन क्या है, अनफेयर रिप्रेजेंटेशन होता है, मेजॉरिटी सीट्स विद माइनॉरिटी ऑफ वोट्स, ठीक है। लाइक हर जगह कम वोट्स भी मिल रहे हैं ना, सबसे कम, लाइक जितना रिप्रेजेंटेशन है जो भी है कम वोट मिल रहे हैं। एक स्टेट में इनको ये कुछ वोट से जीते, कुछ वोट से जीते, कुछ वोट, तो ऐसे से करके जितनी ज़्यादा सीट से जीत जाएंगे कम वोट के साथ भी, तो उनकी गवर्नमेंट बन जाएगी। स्मॉलर पार्टीज अंडर रिप्रेजेंटेड होती हैं, ठीक है। देन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, जो कि हमारे यहाँ राज्यसभा के इलेक्शन के लिए होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो इसमें क्या होगा, फेयर रिप्रेजेंटेशन होगा, और देन फीवर वेस्टेड वोट्स, और कंसेंसस बिल्डिंग, कंसेंसस के थ्रू गवर्नमेंट पर लिमिटेशन इसके कौन से हैं इसके, जो वो है गवर्नमेंट इंस्टेबिलिटी, कॉम्प्लेक्सिटी, थोड़ा समझने में इशू है, इसलिए लोकसभा इलेक्शंस और लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस में इनको इनकॉर्पोरेट नहीं करा गया, और कंस्टिट्यूंसी के साथ वीक लिंक होता है जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनका, ठीक है। देन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से थोड़े से वो लिख लो, जैसे आर्टिकल 326 यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, देन आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है। देन अगला 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से एज को 21 ईयर से 18 ईयर रिड्यूस कर दिया गया। लॉ है रोपा 1950-51 की स्टैट्यूट गवर्निंग कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस। अब नेक्स्ट है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑटोनॉमस परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी होती है जो क्या करती है, इलेक्शन प्रोसेस को एडमिनिस्टर करती है। ये कीवर्ड्स ऑटोनॉमस, परमानेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, क्या हो रहा है, एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। responsible for administering election process in India. It acts as custodian and guarantor of integrity and legitimacy. कुछ कीवर्ड्स हैं, आप इसको ज़रूर नोट कर लेना, इंटीग्रिटी, लेजिटिमेसी, डेमोक्रेटिक प्रोसेस, तो ये सारी चीज़ें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, ये होता है इनका स्ट्रक्चर। फंक्शंस क्या है, इलेक्शन कंडक्ट कराना, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इन्फोर्स करना, पार्टी को रिकॉग्निशन और सिंबल अलॉटमेंट करना, वोट पब्लिक सिटीजन्स अवेयरनेस लाइक वोटर एजुकेशन। 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है टू इनक्रीज अवेयरनेस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ वोटिंग। और एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन क्वासी जुडिशियल फंक्शन भी करता है, ठीक है।
अब एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन क्या होता है, प्रेसिडेंट को एडवाइस करता है एमपीज़ के रिमूवल के लिए, गवर्नर को एडवाइस करता है एमएलएज़ के रिमूवल के लिए, डिस्क्वालिफिकेशन के लिए। और क्वासी जुडिशियल क्या है, सेटल्स डिस्प्यूट टू रिकॉग्निशन ऑफ पीपल्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज अलॉटमेंट ऑफ सिम्बल्स। ये होता है क्वासी जुडिशियल फंक्शन। इंडिपेंडेंस और लिमिटेशंस, ये दो चीज़ आप देख लेना। इंडिपेंडेंस में 3-4 पॉइंट्स है और लिमिटेशंस में भी लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है, इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग है, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चार्ज होता है। लिमिटेशंस क्या है, एमसीसी को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं है तो डिस्क्रिशनरी हो जाता है एक तरह से कि हम उसे इन्फोर्स नहीं कर सकते। इलेक्टोरल रोल्स में बहुत ज़्यादा एम्बिग्यूटी होती है, इनएक्यूरेट होता है क्योंकि एलिजिबल वोटर्स का ओमिशन हो जाता है, इंक्लूजन ऑफ डुप्लीकेट्स एंड ऑल दिस। देन एग्जीक्यूटिव अलोन रेजिस क्वेश्चन, अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है तो ये भी एक क्वेश्चन रेज करता है। अभी लॉ आ गया है इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट के लिए, पर उसमें भी थोड़ी बहुत एम्बिग्यूटीज़ है क्योंकि मेजॉरिटी जो है रूलिंग पार्टी का उसमें डिसीजन होता है ऐसा कुछ। तो डिसइंफॉर्मेशन, सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा थ्रेट है हमारे पूरे सिस्टम को ही, क्योंकि मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड होती है, इको चैम्बर क्रिएट होता है और लोग उससे सोशल अनरेस्ट एक तरह से क्रिएट हो जाता है इलेक्शंस के टाइम में। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ठीक है, तो ये एक इलेक्शन का टॉपिक हो गया, थोड़ा लंबा हो गया। देन फेडरलिज्म, फेडरलिज्म का एक डेफिनेशन, फेडरलिज्म है क्या कि ये पावर जो है वो सेंट्रल अथॉरिटी और कंस्टेंट पॉलिटिकल यूनिट जैसे कि स्टेट और प्रोविंसेस में जो है डिवाइडेड होता है। फेडरलिज्म मतलब हो गया सेंटर, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट के बीच में जो पावर्स डिवाइडेड होती हैं वही होता है हमारा ये हमारा हो गया फेडरलिज्म, इन तीनों के बीच में जो पावर डिवाइडेड है। टू सेट ऑफ पॉलिटिक्स वैसे थे, ऑटोनॉमस लेवल, स्टेट लेवल, सॉरी नेशनल लेवल और स्टेट लेवल, जो कि दोनों ही ऑटोनॉमस हैं। हमारा फेडरलिज्म कौन से मॉडल से अडॉप्टेड है, ऑब्जेक्टिव का एक बहुत प्रोमिनेंट क्वेश्चन बन सकता है, कैनेडियन मॉडल से इंस्पायर्ड है। इट्स क्वासी फेडरल इन नेचर, है ना, फेडरेशन स्वी जनरेसी हो गया। फीचर्स, अलग अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, पावर शेयर होता है सेंटर, स्टेट, लोकल गवर्नमेंट में। डिवीजन ऑफ पावर्स, पावर का डिवीजन भी होता है 7th शेड्यूल के अंदर, आर्टिकल 246, 7th शेड्यूल 246। अभी भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने का बहुत प्रोबेबल चांस है। यूनियन स्टेट कंकरेंट, यूनियन का जो पावर है वो पार्लियामेंट के पास है, इसका स्टेट के पास है और इसका दोनों के पास कंकरेंट का। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, सब कुछ उसके हिसाब से ही वो होता है। देन सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चर जो इंडिस्ट्रक्टिबल है, केशवनंदा भारती केस से ये जजमेंट आया हुआ है। रिजिडिटी, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा रिजिड भी है, फ्लेक्सिबिलिटी भी है, रिजिड भी है। रिजिड है आर्टिकल 368 में अमेंडमेंट में। इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, इंटीग्रेटेड बट इंडिपेंडेंट, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट हमारा एपेक्स पे है। आर्टिकल 131 जिसमें डिस्प्यूट, आर्टिकल 131 डिस्प्यूट्स बिटवीन सेंटर एंड बिटवीन स्टेट्स, पावर और जुडिशल, तो भी ये सारा जो सुप्रीम कोर्ट के पास इसका जुरिस्डिक्शन है। बाई कैमरल लेजिस्लेचर, लोकसभा और राज्यसभा एग्जिस्ट करते हैं हमारा, ठीक। तो ये हो गया इसका फीचर। यूनिटरी फीचर और फेडरल फीचर के आप डिफरेंसेस देख लेना। कुछ केस वगैरह कुछ पॉपुलर जो टर्म्स हैं फेडरल इंडियन मॉडल ऑफ फेडरलिज्म के, ये आप देख लेना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए। केशवनंदा भारती केस, फेडरलिज्म को बेसिक स्ट्रक्चर बताया गया था इसमें। क्वासाई फेडरल किसने बोला, इंडियन फेडरल सिस्टम को क्वासाई फेडरल बोला केसी वरे ने। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ग्रैंडवाइल ऑस्टिन ने। बार्गेनिंग फेडरलिज्म मॉरिस जोन्स ने। फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रल टेंडेंसी इट्स आइवर जेनिंग्स। ये 5 आप याद कर लेना, ठीक है। क्वासाई फेडरल, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, बार्गेनिंग फेडरलिज्म और फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रल टेंडेंसी, ये चारों टर्म किसने दिए हैं। देन नेक्स्ट सिमेट्रिकल वर्सेज एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म। इंडिया लार्जली तो सिमेट्रिकल है बट एसिमेट्रिकल फीचर्स भी, जैसे आर्टिकल 371 से 371J तक जो स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं कुछ स्टेट्स को, कुछ एरियाज़ को, ठीक है। नीड क्यों है एसिमेट्रिकल होने के लिए, क्योंकि डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करने के लिए, बहुत डाइवर्स नेचर है इंडिया का, तो उसके लिए डाइवर्सिटी अकोमोडेट करने के लिए हमें थोड़े से स्पेशल प्रोविजन से आर्टिकल 371A हो गया, 6th शेड्यूल हो गया जो ट्राइबल एरियाज़ के लिए है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। देन एड्रेसिंग हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस, बैकवर्डनेस वगैरह, ट्राइबल्स बैकवर्डनेस
स्पेशल प्रोविजंस नॉर्थ ईस्ट स्टेटस को जो दिया गया, ये एक नीड है रीजनल डेवलपमेंट के लिए, ट्राइबल गवर्नेंस के लिए और जियोग्राफिकल एंड डेमोग्राफिक नीड हो गया। यूटीज विदाउट लेजिस्लेचर जो है इनके लिए सिग्निफिकेंस वही बात होगी। फिर इफेक्टिव गवर्नेंस, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट किसके थ्रू हो रहा है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, फिजिकल फेडरलिज्म दिया गया। 15th फाइनेंस कमीशन, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन फॉर्म, और देन जीएसटी काउंसिल आर्टिकल 279A, ये सारा एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म का एग्जाम्पल हो गया। कुछ चैलेंजेस हैं, सिर्फ पावर को सेंट्रलाइज हो जाता है, जैसे आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन बिना स्टेट्स को कंसल्ट किए। फिजिकल इम्बैलेंस, सेस और सरचार्ज, ये सारा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है, जो भी कलेक्ट होता है। कल्चरल लिंग्विस्टिक इम्पोजिशन, जैसे NEP 2020 के 3 लैंग्वेज फार्मूला, जो कि तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अपोज करा था इस चीज़ का। राइज, अब जब लोग के अंदर डिसकंटेंट होगा तो रीजनलिज्म बढ़ेगा, रीजनल ऑटोनॉमी की डिमांड करेंगे, जैसे गोरखालैंड हो गया, डिमांड फॉर गोरखालैंड। जुडिशियल डिलेज इन फेडरल डिस्प्यूट्स, कृष्णा रिवर वाटर डिस्प्यूट अनरिजॉल्व। राइज ऑफ मेजॉरिटेरियनिज्म, कर्नाटका हिजाब बैन 2022, पॉलिटिकल सेंट्रलाइजेशन, ये सारा हो गया हमारा लिमिटेशंस, एक बार देख लेना। देन सेंटर स्टेट रिलेशन में, सेंटर स्टेट रिलेशन रिफर्स टू द डिवीजन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट। 3 डोमेन होता है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, फाइनेंशियल। लेजिस्लेटिव डोमेन जो है ये भी ऑब्जेक्टिव का बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 11 आर्टिकल 245 to 255 लेजिस्लेटिव डोमेन है। एग्जीक्यूटिव पार्ट 11 आर्टिकल 256 to 263 एंड पार्ट 12 में फाइनेंशियल मैटर्स आर्टिकल 268 से 293। ठीक है, कुछ कमीशंस बने थे सेंटर स्टेट रिलेशन के, इसकी आप क्रोनोलॉजी देख लेना एक बार कि राजमन्नार कमेटी सबसे पहले 1970 में बनी थी, जिसने ग्रेटर स्टेट ऑटोनॉमी को रिकमेंड करा। आनंदपुर साहिब 1973 में इन्होंने डिमांड करा सेंटर की जुरिस्डिक्शन को, अगेन वही बात है। सरकारी कमीशन 1983 to 88, रिस्ट्रेंड यूज ऑफ आर्टिकल 356 एंड सेटिंग अप परमानेंट इंटर स्टेट काउंसिल, ये 2 चीज़ इनका था। परमानेंट इंटर स्टेट काउंसिल आई थिंक आर्टिकल 263 है समथिंग, आप क्रॉस चेक कर लेना। पंक्षी कमीशन 2007 से 10, इन्होंने आर्टिकल 355 और 356 में अमेंडमेंट कर था टू लोकलाइज इमरजेंसी प्रोविजंस। इश्यूज़ हैं ये कुछ, और देन वे फॉरवर्ड, और उसके बाद एक छोटा सा कंक्लूजन कि सेंटर स्टेट रिलेशन इन इंडिया रिफ्लेक्ट अ बैलेंस बिटवीन यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, व्हाइल स्ट्रॉन्ग सेंटर इंश्योर्स नेशनल इंटीग्रिटी, इफेक्टिव फेडरलिज्म रिक्वायर्स म्यूचुअल रिस्पेक्ट, कोऑपरेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ऐसे कुछ आप भी मतलब यहाँ से कुछ कीवर्ड्स उठा के कंक्लूजन प्रिपेयर कर लेना। देन लेजिस्लेटिव रिलेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन और फाइनेंशियल रिलेशंस। लेजिस्लेटिव रिलेशंस में टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्जेक्ट्स, सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 254, पार्लियामेंट ऑन स्टेट लिस्ट 249 में राज्यसभा रेजोल्यूशन पास करता है तो आर्टिकल 352 में इमरजेंसी, एंड देन आर्टिकल 252 में स्टेट का कंसेंट चाहिए होता है, 2 और मोर स्टेट्स का कंसेंट होता है लॉ बनाने के लिए स्टेट सब्जेक्ट पे। और रेसिडरी पावर्स आर्टिकल 248 में है, जो कि सेंटर के पास है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन में स्टेट्स का ऑब्लिगेशन अंडर आर्टिकल 256 कि सेंटर के डायरेक्शन पे मतलब स्टेट को ऑब्लाइज करना होगा। सेंटर डायरेक्शन आर्टिकल 257 के अंदर, ऑल इंडिया सर्विसेज आर्टिकल 312, इंटर स्टेट काउंसिल आर्टिकल 263। फाइनेंशियल रिलेशन, टैक्सिंग पावर जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज अंडर आर्टिकल 268, यूनियन गवर्नमेंट लगाता है, कलेक्ट और अप्रोप्रिएटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। 269 लिवाइड एंड कलेक्टेड बाय यूनियन असाइन टू स्टेट, आर्टिकल 270 के अंदर लिवाइड एंड कलेक्टेड बाय यूनियन, डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, ये शायद इनकम टैक्स है। फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 के अंदर हर 5 साल पे फाइनेंस कमीशन का गठन करना होता है। ग्रांट्स इन एड आर्टिकल 275, स्टेट जो नीड में होते हैं, फाइनेंशियल नीड होती है जिनको, वो अंडर 275 जो सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें असाइन करती है ग्रांट्स। ठीक है, तो ये हमारा 2 टॉपिक कवर होगा, एक इलेक्शंस और दूसरा क्या कहते हैं ये फेडरलिज्म। नेक्स्ट है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 73rd अमेंडमेंट एक्ट एडिट पार्ट 9 आर्टिकल 243 to 243O, 11th शेड्यूल एंड 29 फंक्शनल सब्जेक्ट्स, ये हमारा पंचायती राज सिस्टम। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पार्ट 9A, ठीक है, और 12th शेड्यूल, ये हमारा जो है
अर्बन लोकल बॉडीज़ का है। सेलिएंट फीचर्स क्या है इसके, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया पीआरआई को, 3 टियर इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर, देन रेगुलर इलेक्शन, सोशल जस्टिस थ्रू रिजर्वेशन अंडर आर्टिकल 243D, फिजिकल एम्पावरमेंट एंड ये क्या बोलते हैं स्टेट फाइनेंस कमीशन, ठीक है। और कुछ अलग से पावर जैसे आर्टिकल 243H के अंदर पावर टू लिवाई एंड कलेक्ट टैक्सेस, आर्टिकल 243I स्टेट फाइनेंस कमीशन टू रिकमेंड रिसोर्स डिवोल्यूशन। सिग्निफिकेंस क्या है, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, फॉस्टर्स ग्रास। अब 4-5 सिग्निफिकेंस इसके लाइक मैंने 4 लिखे हैं। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, इंक्लूसिव गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, एफिशिएंसी इन पब्लिक सर्विस डिलीवरी। ये 4 हो गए हमारे सिग्निफिकेंस। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के कुछ इश्यूज हैं जैसे फंड्स, ग्रांट की डिपेंडेंसी है स्टेट सेंटर पे, लो रेवेन्यू है, वीक ये स्टेट फाइनेंस कमीशन का इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है। इनएडिक्वेट डेवोल्यूशन ऑफ फंक्शंस, फंड्स एंड फंक्शनरीज, पहला इशू। कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स एंड लैक ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है, मतलब काइंड ऑफ लैक ऑफ मैन पावर। मल्टीप्लिसिटी ऑफ एजेंसीज एंड लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स। इंटरफेरेंस फ्रॉम ब्यूरोक्रेसी एंड स्टेट गवर्नमेंट के, लोकल गवर्नमेंट में ब्यूरोक्रेसी और स्टेट गवर्नमेंट का काफ़ी इंटरफेरेंस होता है जो कि उनकी डिसीजन मेकिंग पावर और ऑटोनॉमी को अंडरमाइन करता है। अब अगर डिसीजन मेकिंग पावर उनके पास नहीं होगी, ऑटोनॉमी नहीं रहेगी, तो फिर क्वालिटी ऑफ सर्विसेज भी अफेक्ट करेंगे। लैक ऑफ क्लैरिटी इन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग 3 tiers ऑफ PRIs, ओवरलैपिंग फंक्शंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। लैक ऑफ फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, इनएडिक्वेट इंफ्रा एंड रिसोर्सेज। ये 5-6 पॉइंट हैं जो इशूज़ है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अक्रॉस ये यूज़ होंगे। अगर इशूज़ आता है, कुछ रिफॉर्म्स है कि हमें ग्राम सभा को स्ट्रेंथन करना होगा, और 3 फंड फंक्शन और फंक्शनरीज को डिवॉल्व करना, ट्रांसफ़र ऑफ ऑल फंक्शनल आइटम्स इन 11th शेड्यूल टू PRIs। कुछ स्टेट्स में हुए हैं जिन्होंने अपने सारे फंक्शनल आइटम्स को PRIs को ट्रांसफ़र कर दिए हैं, लेकिन उसी जगह पर कुछ शायद राजस्थान में सारे फंक्शंस को डिवॉल्व करा गया, लेकिन अगर हम यूपी बिहार में देखेंगे तो बहुत बेयर मिनिमम है जिन फंक्शंस को इन्होंने अलॉट करा है। कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग, बेटर गवर्नेंस के लिए, जिससे इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस का जो है सिंथेसिस हो सके। ई गवर्नेंस एंड सिटीजन पार्टिसिपेशन, जैसे ई ग्राम स्वराज एग्जाम्पल हो गया एक। सेल्फ हेल्प ग्रुप और पंचायत लिंकेज को करेंगे तो विलेज गवर्नेंस इंक्रीज होगा, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी इंक्रीज होगी वुमेंस की। कुछ स्टेट्स है जिन्होंने 50% रिजर्वेशन दिया वुमेन को, लाइक आई थिंक शायद उड़ीसा में, श्योर नहीं हूँ, शायद उड़ीसा में से 50% रिजर्वेशन वुमेंस को थे। 1/3 रिप्रेजेंटेशन है ना, तो इन्होंने 50% कर दिया उसको, वुमेन एम्पावरमेंट को, वुमेन लीडरशिप को इनकरेज करने के लिए। PRIs देन एक तो कंक्लूजन लिख दिया कि कॉन्स्टिट्यूशनल विजन ऑफ ग्रास रूट डेमोक्रेसी आर्टिकल 40 DPSP में इसको इन्विजन करता है। स्ट्रेंथनिंग PRI थ्रू फिजिकल डिवोल्यूशन, कैपेसिटी बिल्डिंग, लाइक ये 3F फंक्शंस एंड फंक्शनरीज इज एसेंशियल टू अचीव ग्राम उदय से भारत उदय। ग्राम उदय से, क्योंकि जितना हम लोकल डेवलपमेंट करेंगे उतना हमारा नेशनल डेवलपमेंट होगा, तो इसका एक छोटा सा ग्राम उदय से भारत उदय। तो ये हो गया हमारा पूरा आंसर। ऑल्दो मैं मैंने खुद के लिए नोट्स प्रिपेयर करे हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, दे रही हूँ, तो बहुत एफर्ट दे रही हूँ, मुझे खुद भी लिखना है पेपर पर, फिर भी मैं अपने नोट्स शेयर कर रही हूँ, तो आई थिंक आप लोग समझ सकते हैं उस चीज़ को। और मैं रिक्वेस्ट करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, कमेंट करिए, लोगों को शेयर करिए, लोगों तक पहुँच सके। अब जो एक एम है इस वीडियो को बनाने का कि लाइक काइंड ऑफ सबका साथ सबका विकास, कि सब पढ़ें सब बढ़े। जो जितना मुझसे हो सकता है, मैंने जितना कंटेंट प्रिपेयर करा मैं एज इट इज़ आपको शेयर कर रही हूँ। मैंने उसमें कुछ भी कट करके या कुछ भी कम ज़्यादा कुछ नहीं, बहुत ही मतलब सेल्फलेस सर्विस काइंड ऑफ निष्काम कर्मा भगवत गीता का मैं वो फॉलो कर रही हूँ। थोड़ा बहुत एथिक्स बढ़ के आ गया है ज़्यादा ही, तो ये चीज़ मैं कर रही हूँ। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब देखिए, थोड़ा मुझे भी मोटिवेशन मिलता है इस चीज़ से। सो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट टॉपिक्स को कवर करूँगी। थैंक यू, बाय बाय।